आप देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44 क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2021 एंड कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2022, प्रिपेयर अ बजट फॉर 2022 के लिए आपको बजट प्रिपेयर करना है। क्लियर, चलो करते प्रिपेयर। 2021 का आपको दिया हुआ एक्चुअल, लिखा है सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड और लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड। ये बोल रहा है कि आप 40,000 यूनिट का सेल करते हो और इतने में सेल करते हो 1,00,000 रुपीज़ में। रॉ मटेरियल लगता है इतने का, वेजेस लगता है इतने का, वेरिएबल ओवरहेड लगता है इतने का और फिक्स्ड ओवरहेड लगता है इतने का। तो दोस्तों देखो, अगर यहाँ पर आप सेल्स करो 40,000 का और 2022 में आप सेल्स कर रहे हो 60,000 की, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल चेंज होगा, वेजेस चेंज होगा, वेरिएबल ओवरहेड चेंज होगा। लाइक यहाँ पर 53,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है 40,000 के लिए, हमको क्या चाहिए 60,000 चाहिए, तो 60,000 के लिए कितना, ये निकल जाएगा 60,000 का रॉ मटेरियल। ऐसा जैसे वेजेस का भी ऐसे हो जाएगा कि भाई 11,000 रुपीज़ का लगता है रॉ मटेरियल कितने के लिए, 40,000 के लिए, क्या चाहिए 60,000, 60,000 के लिए कितना। वैसे निकल जाएगा वेरिएबल ओवरहेड का भी कि भाई 16,000 जो लगता है वो लगता है 40,000 के लिए, तो 60,000 के लिए कितना। क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स, लिखा हुआ है 60,000 यूनिट का, ये लिखा हुआ इतना। अच्छा, फिक्स का कुछ चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड का तो आप यहाँ पर भी इतने ही लोगे, कितना 10,000 लोगे। फिर यहाँ प्रोस्पेक्ट्स में क्या लिखा हुआ है कि भाई सेल्स कितना लिखा है यहाँ पर आपको 150 का लिखा हुआ है सेल्स, 60,000 यूनिट को बेचोगे तो 150 का यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5% इंक्रीज इन प्राइस। अच्छा, हमने सोचा था कि भाई 50,000 रुपीज़ लगता है 40,000 के लिए, 60 के लिए कितना। अब ये बोल रहा है कि प्राइस में 5% बढ़ गया, तो भाई इसमें क्या कर देंगे अपन 5% बढ़ा देंगे, मतलब क्या लिख देंगे 105% कर देंगे। ऐसा फिर लिखा है कि भाई वेजेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10% इंक्रीज इन वेजेस रेट। अच्छा, वेजेस में भी 10% बढ़ गया, इंटू क्या कर दूंगा मैं 110%। ऐसा इसका क्या लिखा हुआ है, अच्छा उसी का लिखा हुआ है 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अच्छा, वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो मेरी कॉस्ट लगेगी कम, तो कॉस्ट कम लगेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100 बाय क्या करेंगे अपन 105। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन अपन किए थे पहले भी कॉस्ट शीट में, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये पुरानी बुक से है 2022 के आसपास का जो प्रिंट है उसमें है। आपकी जो नई बुक है उसमें होगा इलस्ट्रेशन 5 होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट, यहाँ पर वो वाला पॉइंट मतलब देख सकते हैं। फिलहाल तो खैर ना आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, दैट्स वाई हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सब लिखा रहता डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जैसे लिखा था 5% डिक्रीज बोलता, तो हम लोग क्या करते बताओ, बताओ क्या करते अपन, यहाँ मैं बताता हूँ, सोचो अपन करते क्या, सोचो सोचो सोचो। डिक्रीज बोला होता तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती, कॉस्ट बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कम से भाग देते हैं, यानी कि 95 से डिवाइड करते हैं। ऐसा, ठीक है, क्लियर है, तो मिटा दो फिलहाल, समझ गए आप, नोट कर लेकर एक एक बात को जो बोलता हूँ। उसके बाद कुछ लिखा है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिखा है एडिशनल प्लान को डाला गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक, ये लिखा हुआ ये 1,01,000 125 वैल्यू और लिखा है 10% डेप्रिसिएशन टू बी कंसिडर्ड, और हम 10% का डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। अच्छा देखो, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड को रख देंगे वैसे का वैसा ही, कुछ बोला है कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लिख देंगे अपन पूरा का पूरा 16,000 वैसे का ऐसा ही। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बोला है कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लिख देंगे उसको पूरा का पूरा 10,000 वैसे का वैसा ही। यहाँ पर और उसके अलावा चलो यहाँ पर तो भी फिक्स्ड है ना, तो 10,000 तो ऊपर वाला लग ही रहा है, प्लस इन दोनों को जोड़े कितना आया 37,000 आया, 37,000 इंटू कितना बोल रहा है 10% का बोल रहा है डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 3,700, है ना, तो कितना आ जाएगा फिक्स्ड में 13,700 आ जाएगा फिक्स्ड में, है ना, एकदम मस्त सिंपल सा, इतना ही करना था। तो देखो यहाँ पर सेल्स तो लिखा ही है, आपको क्या निकालना था, यहाँ पर कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या निकालना था, बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्सपेक्टेड प्रीवेल टू 22 प्रिपेयर अ बजट, खाली हम बजट निकालने बोल रहा है, फिर यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है तो हमने क्या किया प्रॉफिट भी निकाल दिया है ना, बुक में ऐसा दिया हुआ है ना, खाली वहाँ पे कॉस्ट बोला है तो प्रॉफिट भी हमने निकाल दिया क्योंकि सेल दिया हुआ था और कुछ नहीं। तो लिखते जाएंगे भाई रॉ मटेरियल का अपना सही है कि नहीं, ये अपना पोर्शन था रॉ मटेरियल का, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से, ये कर लेता हूँ कलर। तो देखो पहला पॉइंट ये था रॉ मटेरियल का 53,000, ये बाय 40 इंटू 60 इंटू करेंगे 105 100, ये पॉइंट अपना सही है।
फिर चलते हैं अपन वेजेस में। वेजेस में क्या था, यहाँ पर 11,000 था 40 के लिए, तो 60 के लिए कितना रेट बढ़ गया 110% से, तुमने किया 110/100, और यहाँ पर क्या आएगा 100/105, इसने क्या किया है 105/100, इसकी यहाँ पे गलती है। तो क्या करना चाहिए था, यहाँ करना चाहिए था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, नो प्रॉब्लम, इंटू 100/105। क्लियर है, सर में आगे इसको अपन क्यों किए, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ गई तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम। उसके बाद अपन देखे थे वेरिएबल ओवरहेड में कुछ बोला था कि नहीं, तो पूरा आएगा 16,000 का 16,000, इसने क्या कर दिया, अच्छा 16,000 वो तो ठीक है, मतलब 16,000 आएगा, मतलब वो इसलिए आएगा 16,000 था किसके लिए, 40 के लिए, तो 60 के लिए कितना, मतलब मेरा मतलब था कि कुछ प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो चेंज होना ही क्योंकि वेरिएबल है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सही है, यहाँ से यहाँ तक हमारा सही है, तो प्राइस तो बड़ी नहीं है, तो इसको करना इसका गलती है, इसको नहीं करना चाहिए था। फिक्स ओवरहेड कितना निकाला था हमने, यहाँ पर ऊपर निकाला था 13,700, यहाँ पर भी है 13,700, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो, उसके बाद यहाँ पर आ गया अपना टोटल कॉस्ट, ओके नो प्रॉब्लम, और ये निकल गई प्रॉफिट, कैसे निकल गई, सेल माइनस कॉस्ट निकल गई प्रॉफिट। तो ठीक है, यहाँ पर दो गलती आपको मिल गई, एक गलती बाय मिस्टेक उन्होंने ये कर दी है, एक गलती बाय मिस्टेक उन्होंने ये कर दी है। ठीक है, इसका थोड़ा दोनों गलती का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वेजेस में अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो कॉस्ट कम होगी ना भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो कॉस्ट तो कम होगी, सिंपल सी बात है। वेरिएबल रोड में कहाँ गलती से वो इसको 105/100 कर दिए, तो ऐसा होना नहीं है। ठीक है चलो, तो ऐसा करेक्ट आप निकाल लेंगे ना, अपन करेक्ट निकाल लेते हैं अपन, इसमें गलती नहीं, इसको रहने देते हैं। इसको अपन सॉल्व करते हैं, वेजेस को सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमको, 11,000 इंटू 60,000/40,000 इंटू 110/100, उसके बाद इंटू 100/105, ये आ जाएगा अपना 17,285 पॉइंट कुछ आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 6, क्योंकि 285.7 आ रहा है ना, ये 6 कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू 60,000/40,000, ये आएगा दोस्तों हमारा 24। अच्छा ये तो सही लिखा है 24, ये इसमें गलती से 100 लिख दिया लगता है, ये 24,000 हमारा करेक्ट है, ये फिगर अपना करेक्ट है। ठीक है, ये भी अपना हो गया। चलो अब कर लेते हैं अपन, इसको टोटल कर लेते हैं अपन, 83,475 प्लस अपन इसको नहीं करेंगे, ध्यान देना, विदेश का था ना ये नहीं करेंगे अपन, प्लस क्या करेंगे अपन 17,286, उसके बाद 24,000 अपने करेंगे प्लस, उसके बाद 13,700, यह है अपना 138,461, ये आ गए अपनी टोटल कॉस्ट। ठीक है चलो, फिर करेंगे 150, ये सेल्स, इस सेल करेंगे अपन सेल माइनस की अपन टोटल कॉस्ट, मतलब कि 150 माइनस 138,461 माइनस 138,461 कितना आया, यह आया अपना 11,539 रुपीज़ ओनली। ठीक है क्लियर है, बस गलती अपने को कहाँ पे है वो समझ में आनी चाहिए, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेचारे ने ये ऐसा तो किया पर फिगर उसने सही लिखा, दैट्स वाई समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा ना ऐसा मिस्टेक से हो जाता है कभी कभार। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होती है गलतियाँ। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 45। चलो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 45। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर ईयर एज फॉलोस। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ ईयर एज फॉलोस, आपका फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी हुई है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड में लिखा है फिक्स्ड और लिखा है वेरिएबल। ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट, मैं इसको बताने से पहले डायरेक्ट बताता हूँ ये वाली बात। क्या लिखा है, प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33.33%, ड्रॉ अप अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। दोस्तों यहाँ पर कितनी थी वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि भाई हमारा जो है प्रोडक्शन इतने से बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बात मालूम चल गई कि भाई जो जो वेरिएबल कॉस्ट है 1, 2 और ये 3, तो तीनों वेरिएबल कॉस्ट को पहले आप क्या करोगे, अब एग्जाम हॉल में तुरंत तुरंत 80,000 इंटू 133.33%, वैसे इसको भी करोगे आप 1,20,000 इंटू, ये सब कॉस्ट में अपने बहुत बार पढ़ा है, ये वही है 133.33%। वैसे ही वेरिएबल को भी कर देंगे अपन 60,000 को भी बढ़ा देंगे अपन इंटू 133.33% से। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या लिखा है देखो, ये तो प्रेजेंट ईयर का है, फोर्थ कमिंग ईयर में हमको ऐसा करना है। फिर क्या लिखा है, द एवरेज रेट फॉर ऑफ वापस, द एवरेज रेट फॉर डायरेक्ट लेबर रेमुनरेशन विल फॉल फ्रॉम
0.80 मतलब 0.80 पर आवर टू हो गया 0.75 पर आवर। ये बोल रहा है कि भाई जो रेट था, मैं आपको समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो रेट था, पहली बात ये कैसे बना होगा, और आपको मैं समझा रहा हूँ ये रेट कैसे बना होगा कि नंबर ऑफ आवर वर्क जो भी काम किया होगा वो इंटू रेट पर आवर ऐसे बना होगा। ये क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है ये बात। अब यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर कितना रुपए दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 80,000, दोनों को मिलाकर कितना आया दोस्तों 80,000। और पहले रेट पर आवर कितना था, यहाँ पे था 0.80, कितना था 0.80, मतलब कि 80,000 में अपन डिवाइड करेंगे 0.80 को तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ आवर, यानी कि पहले नंबर ऑफ आवर कितना था 1 लाख था नंबर ऑफ आवर, इंटू किए 0.8 तो आया 80,000। ये बात क्लियर हो गई। अब जो बोल रहा है कि भाई जो रेट है हमारा पहले था इतना, अब कितना हो गया इतना, ठीक है, पहले कितना था रेट इतना इतना, अब कितना हो गया इतना। तो इसमें अपन जो मैं बात कर रहा हूँ वेजेस की बात कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे वेजेस में, तो जो मैं वेजेस में हूँ भी, तो मैं अल्टीमेटली पॉइंट देखो यहाँ पर जैसे मैंने किया था ये कैसे आया था 80,000 जो भी रुपीज था ये बाय कितना किया 0.8, ये क्या निकला अपना नंबर ऑफ आवर निकला। वैसे यहाँ पर भी प्रोडक्शन के बढ़ने से इतनी कॉस्ट बढ़ गई। अब मैं इस कॉस्ट में डिवाइड करूंगा 0.80 को तो ये निकल जाएगा मेरा नंबर ऑफ आवर, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ आवर निकला है, लेकिन अब मेरे को कितना रेट हो गया अपना 0.75, तो जो भी मेरा नंबर ऑफ आवर निकला है इसको डिवाइड करने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 को। ये तो हुआ क्या, अल्टीमेटली मैथ समझा रहा था खाली मैं, इसको डिवाइड करने से क्या आया, मैं नंबर ऑफ आवर आ गया, ये इस सब को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मालूम चला भाई ये टोटल इतना रुपीस लगेगा। रुपीस में डिवाइड किया रेट पर आवर, तो इस रुपीस में डिवाइड किया रेट पर आवर तो क्या निकल गया नंबर ऑफ आवर, मल्टीप्लाई किया 0.75 को, ठीक है, तो निकल गया मेरा जो डायरेक्ट वेज की एंटीसिपेटेड कॉस्ट है वो मेरे को मिल गई। क्लियर, इतना क्यों समझा रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट आंसर में लिखा हुआ है सब, है ना, बट इतना क्यों समझा रहा हूँ कि भाई खुद से पढ़ो तो दिमाग में कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो कि भाई ये कैसा आया ना वो कैसा आया, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछे कहीं से पूछे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्शन इफिशियंसी इज करेंटली एट 5% लेस देन होल कैपेसिटी। ये बोल रहे कि इफिशियंसी क्या हो गई, गिर गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज करेंटली एट 5% देन द होल कैपेसिटी, ये कैपेसिटी क्या हो गई, गिर गई। इन द फोर्थ कमिंग ईयर इट विल बी फुल कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर कि पहले हमारी जो बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में ही कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू करेंगे 100, नीचे क्या आएगा 95। अगर कैपेसिटी गिर जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ज्यादा लाना है तो कम से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इंटू 100 करेंगे, बाय होगा 95। ऊपर में क्या हो रहा था, इसलिए पिछले क्वेश्चन में एफिशिएंसी बढ़ गई थी, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, एफिशिएंसी बढ़ गई तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ज्यादा से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। फिर लिखा है प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज विच कंप्राइज ओवरहेड विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, बाकी सब प्राइस अनचेंज रहेगी, लेकिन ये तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, भले कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर हो यहाँ तक बात, बस इतना ही था क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपने कर दिया 33,000 इंटू 133.33%, यहाँ से इसको अपन क्या किए, ये था इसको डिवाइड किया तो क्या मालूम चला आपको नंबर ऑफ आवर को मल्टीप्लाई किए इसमें तो क्या मिल गया अपना टोटल वेजेस की कॉस्ट मिल गई अपन को। लेकिन इफिशियंसी क्या हो गई थी, इनकी कम हो गई थी, इफिशियंसी कम हो गई तो क्या करेंगे अपन 95 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से डिवाइड करेंगे ताकि कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो अच्छे से। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं था, वैसा का वैसा, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, वैसे का वैसा ही। फिक्स तो क्या है हमारा पूरा का पूरा फिक्स है, जहाँ जितनी भी कैपेसिटी में काम कर लो, ठीक है, जब तो क्वेश्चन में ना दिया हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन तब तक फिक्स है, निकल गई अपनी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल। अब देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 46। इलस्ट्रेशन 46 में क्या लिखा है देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है ए और बी, एंड बजटेड डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोस। नेक्स्ट ईयर का आपको बजटेड डेटा दिया हुआ है। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ए है, बी है, और लिखा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट दिया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो बात करें अपन, तो नेक्स्ट ईयर का लिखा है यहाँ पर कंपनी टू बजट फॉर द ईयर, अच्छा फॉर द ईयर लिखा ना, फॉर द ईयर, ठीक है। तो फॉर द ईयर इस साल का आपको दिया हुआ है, वापस इस साल का दिया हुआ है। सेल्स लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, डायरेक्ट वेजेस लिखा है, टोटल वर्क ओवरहेड कितना लिखा है, टोटल वर्क ओवरहेड ये
इतना इतना लिखा है टोटल वर्क ओवरहेड, और टोटल मार्केटिंग ओवरहेड कितना लिखा हुआ है इतना, और इतना लिखा है टारगेट टोटल मार्केटिंग ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड में और मार्केटिंग ओवरहेड में क्या अंतर समझ में आता होगा? ये कहाँ पे आता है? फैक्ट्री में होता है। ये किस लिए होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है, कॉस्ट शीट में पढ़े थे अपन ये सब। द सेल्स मैनेजर फॉरकास्ट द सेल्स यूनिट एज अंडर। तो मतलब इस साल का ये फॉर द ईयर इस साल का दिया हुआ है, ये सब डिटेल आपको दिया हुआ है कि भाई इतने में सेल करेंगे, इतने की होगी मटेरियल, इतने की होगी वेजेस, ये आपको दिया हुआ है डेटा। और बोला है कि भाई इतने की मटेरियल, इतने की वेजेस एक्सेट्रा होगी, और जो सेल है हमारी सेल कितनी कितनी होगी, ए की इतनी और बी की इतनी इतनी सेल होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा है? जुलाई टू जनवरी नेक्स्ट ईयर पर मंथ, यानी कि जुलाई से लेकर जनवरी में पर मंथ की सेल यहाँ पे हर महीने, जुलाई हो या अगस्त हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 18 यहाँ पर, हर महीने 20। फिर लिखा है यहाँ पर इट इज अज्यूम दैट देयर विल बी नो WIP इन एट द एंड ऑफ एनी मंथ। ये बार है किसी भी मंथ के आखिरी में कोई भी WIP नहीं होगा, किसी भी मंथ के आखिरी में कोई भी WIP नहीं होगा। ठीक है, तो उसका वैसे भी WIP को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, उसका जो वैल्यूएशन है उसका पढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, यूट्यूब में मैंने अपलोड नहीं किया है, करूँगा। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने अपलोड तो किया है, बट इक्विवेलेंट वाला अपलोड नहीं किया है, जिसमें वैल्यूएशन करता हूँ वो करूँगा। ठीक है, तो वापस अज्यूम क्या किया गया है कि कोई भी WIP नहीं होगा किसी भी मंथ के आखिरी में, और फिनिश यूनिट्स इज इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ विल बी केप्ट इन स्टॉक। यानी बोल रहा है कि भाई हर महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, लाइक बात करूँ जैन की, बात करूँ फेब की, बात करूँ, जैसे मान लो जैन है, तो जैन की मान लो सेल कितनी है यहाँ पर 28, फेब की सेल कितनी है यहाँ पर 28। तो भाई जैन का जब मैं क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करूंगा मैं? फेब की सेल का आधा, यानी कितना होगा 28 का आधा कितना होता है 14, ऐसा। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर आ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ। अच्छा, ऐसा अपन क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आपको आता होगा तो आप खुद से बनाइए, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको आता होगा तो यहाँ तक आप खुद से बनाइए। ठीक है, ये सब कर चुके हैं अपन। तो प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ, आपको हर एक महीने का बनाना है प्रोडक्शन बजट। इसमें कुछ करना ही नहीं रहता अपन को, प्रोडक्शन बजट तो अपन को आता ही है। क्या करते हैं अपन? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, ये सब बताया था ना, आपको याद है? लिखा मैं सेल, फिर क्या करेंगे अपन? क्लोजिंग, तो सेल प्लस क्लोजिंग माइनस क्या करेंगे अपन? ओपनिंग, यानी कि अपन लिखते हैं अपन अकाउंट के हिसाब से टू ओपनिंग। तो अपने आप क्या आ जाएगा? टू, हमको इतना करना है प्रोडक्शन, इतनी हमारी सेल होने वाली है, इतना हमको मेंटेन करना है, इतना पहले से पड़ा हुआ है, तो इतना क्या करना है? प्रोडक्शन। ये बात है अपन को। फिर लिखा है असमराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर में। अच्छा, आपको समराइज्ड बनाना है। इसमें कैसे बनाते हैं? समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको आता भी होगा, पहले से आपने पढ़ा भी होगा। तो समराइज फॉर्म में बनाना है, तो क्या लिखा मैं? सेल माइनस किया मैं COGS, पूरा खर्चा नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट COGS माइनस कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस कर दूंगा मेरे कौन से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है? चलो, समझ गया ना ये? चलो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ से बनाना है प्रोडक्शन बजट का यूनिट्स के फॉर्म में, तो पहले लिख दूंगा मैं सेल। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं बताऊंगा, प्रॉब्लम बच्चे यहाँ फंसते हैं, फिलहाल मैं बताता हूँ। सेल लिखा है क्वेश्चन में, सेल को मैं किया कॉपी पेस्ट, जो भी सेल लिखी हुई है 28, 28, 24, 20, 16, 16 और 18, 18 कंटिन्यू चलेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, अब पहली बार क्लोजिंग स्टॉक तो समझ में आ रहा है कि भाई नेक्स्ट मंथ का जो सेल होगी उसका 50%, 28 का 50% कितना हुआ? 14, 24 का आधा 12, 20 का आधा 10, 16 का आधा 8, ये सब इसका सबका आधा कर देंगे, पर नेक्स्ट मंथ की सेल का हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक की। इस ओपनिंग स्टॉक को एक मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, ये जो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, फैब का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। फैब का जो क्लोजिंग स्टॉक है, मार्च का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अप्रैल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। बस ऐसा ये सब चलता रहेगा। ठीक है, सब ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये ऐसा सब चलता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इस सर ओपनिंग स्टॉक ये कैसे आया 14। देखो, जब दिसंबर का बनाए होंगे, तो दिसंबर का जब क्लोजिंग स्टॉक आप निकाले होंगे तो कैसे निकाले होंगे? जनवरी के सेल का आधा, तो जनवरी सेल कितनी थी? 14, तो 14 का आधा कितना आया होगा? यानी 28 का आधा कितना आया होगा? 14, तो 14 आया था जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, 14 आया था जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, 14 आया था जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, है ना? हाँ, 14 आया था दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 14 जो आया था वो क्या था? दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक। तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? यहाँ पे मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया था, कल पेन का कलर चेंज करके बताया था, तो आपस एक बार बता देता हूँ। पेन का कलर चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर
ये दिसंबर लिखा मैं, तो दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसा आया होगा, इसका आधा, मतलब कि आया होगा 14, तो 14 क्लोजिंग यहाँ बन जाएगा ओपनिंग। क्लियर है? तो ये अपन को मिल गया अपना, क्या मिल जाएगा आपको सिखाया मैं, ये सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या निकलता है, प्रोडक्शन। ये निकल गया अपना प्रोडक्शन, ये सब निकल गया अपना प्रोडक्शन। ठीक है, हमको यानी कि इतना इतना प्रोडक्शन करना है हर महीने में। टोटल साल में कितना करना है तो कर देंगे सबका टोटल। ये आ गया अपना 235 का अपना हो गया, क्या हो गया बोलो, प्रोडक्शन। ये क्या हो गया अपना प्रोडक्शन। वैसे ही कर देंगे बी का भी सेम टू सेम, जो ए का है सेम टू सेम वैसे ही बी का भी हो जाएगा। बी का भी निकल जाएगा अपना प्रोडक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब लिखा हुआ है, जो बताया वही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये सब जो बताया ना वो क्लियर। अब ये लिखा है, क्या लिखा था, समराइज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। समराइज के लिए क्या करना है, सेल हमको तो मालूम है, सेल की तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमको। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई कितना सेल करेंगे हमको सेल्स, देखो क्या लिखा है, सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना लिखा है, 100 और 75। कितना सेल करते तो दिया ही हुआ है अपन को, हर महीने कितना सेल करते हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेल्स मैनेजर ने फोरकास्ट किया तो ये हर महीने की तो सेल हो गई। ये टोटल सेल, ये टोटल सेल, ये देखो यहाँ पे निकाल टोटल भी किया हुआ है, ये टोटल सेल। ठीक है, ये मिल गया वो टोटल सेल पूरे साल की, ये मिल गया टोटल सेल पूरे साल की। तो देखो यहाँ पे निकल जाएगा, सेल्स में प्रॉब्लम है ही नहीं अपन को, समझ में आ रहा है ना, सेल्स में प्रॉब्लम तो अपन को है ही नहीं। अच्छा, और यहाँ पर जो बोल रहा है देखते जाओ, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द ईच मंथ एंड समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अपन नीचे आते हैं यहाँ पर, ये देखते जाओ ध्यान से, जब समराइज बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये लिखा सेल्स माइनस लिखा में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स कितना था 240, नो प्रॉब्लम, 226 नो प्रॉब्लम, है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये 240 और 226 सेल्स तो दिया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, जो भी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 100 और 75, तो जो सेल्स है उसको अपन मल्टीप्लाई कर दिए 100 और 75 से, 100 से 75 से, ये आ गया अपना सेल्स, इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं फिलहाल। अब 240 का सेल्स किए तो हमको क्या चाहिए, 240 का हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन भी निकालना है। तो इसकी जो वैल्यूएशन निकालना है वो अपन निकालते हैं ऐसा, हमने कितना बनाया है 235, कितना बनाया है 231। तो हमको ऊपर में लिखा हुआ था कि भाई 235 बनाना है तो एक यूनिट को बनाने में लगता है 20 रुपए का, वैसे 230 में बनाना है तो एक यूनिट को बनाने में लगता है 10 रुपए का, वैसे 235 में 5 का, 231 में 4 का, ऐसा। यार वर्क ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको कर दिया अपन कॉपी पेस्ट, ये निकल गया अपना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब दिमाग में आएगा सर ऊपर में ना ये भी लिखा हुआ था, ये क्या, मार्केटिंग ओवरहेड। सर मार्केटिंग ओवरहेड को अपन क्यों नहीं लिए, बेटा मार्केटिंग ओवरहेड किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब अपन वहां पे पढ़ते हैं कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट में अपन क्या निकालते हैं, टोटल, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अच्छा रुको, ऐसे बता शॉर्ट बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ऐसा करते थे अपन प्रॉफिट, ठीक है, फिर क्या आता था अपना सेल्स, क्लियर है। पर इससे पहले भी कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले भी क्या आता था, इससे पहले भी अगर बात करो तो क्या आता था, सीओजीएस प्लस क्या करते थे मैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर क्या आता था अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर क्या आता था अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लियर। अब यहाँ पर वो साफ साफ लिख रहा है सीओजीएस, क्या लिखा है सीओजीएस, तो सीओजीएस तक क्या आता था, सीओजीएस तक क्या आता था, यानी फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, है ना। अपन जब क्या करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड निकालते थे, निकाला फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऐड करूंगा मैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को, तो क्या निकलता था अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड करते थे अपन ओपनिंग एफजी माइनस करते थे अपन क्लोजिंग एफजी, तो निकलता था अपना सीओजीएस, क्या निकलता था सीओजीएस, क्लियर है। तो यहाँ तक फिलहाल खैर, यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड की कोई बात ही नहीं दी हुई है, इसको साइड में करो फिलहाल तो, ठीक है। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे गौर करना, ये मैं कॉस्ट शीट के बारे में बता रहा था, समझ रहे कॉस्ट शीट के बारे में। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, निकालने के लिए आपको समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जब समराइज बनाएंगे तो कैसे करेंगे, सेल माइनस सीओजीएस, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड, क्या दिया आपको, बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपन जब सीओजीएस निकालेंगे तो अपन यहाँ पर टोटल मार्केटिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे क्या, नहीं, उसको अपन क्या करेंगे, अलग से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस करके दिखाएंगे, क्लियर है। तो फिलहाल अपन क्या करेंगे, फैक्टर तक का खर्चा अपन वहां पे दिखा दिए, तो यहाँ पर अपन दिखा दिए सेल्स, ये मिल गया दोस्तों अपन को, यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया सेल्स, यहाँ से आपको मिल गया, उस सेल्स को करने के लिए क्या मिल गया अपना सीओजीएस, क्या मिल गया आपका सीओजीएस, क्लियर है। फिर मार्केटिंग ओवरहेड कितना आ जाएगा 1200, यहाँ पर आ गया कितना 1100, क्लियर, ये आ गया अपना 1200, ये आ गया 1100, उसको अपन क्या कर देंगे माइनस, क्लियर, सिंपल एकदम। अब इसको निकालने के लिए अपन कैसे कैसे सीखे थे, बस जितना अपन करेंगे प्रोडक्शन,
235 का प्रोडक्शन मटेरियल इतने का लगा, 231 का प्रोडक्शन मटेरियल इतने का लगा, 235 का 5 का लगा लेबर, 231 का 4 का लगा लेबर, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मिल गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, अपन को मिल गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे 235 और 231, निकल जाएगा अपना प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 368, ये निकल गया अपना 53। क्लियर है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में कहाँ तक खर्चा लिए अपन, वर्क ओवर तक का अपन क्या लिए, खर्चा लिए। क्लियर है। तो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री तक का क्या लेंगे अपन, खर्चा। तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है। 235 और 268 और 53। तो बस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही, 68 से और 53 से। ठीक है। मार्केटिंग ओवरहेड को मैं लिख दिया, निकल गया अपना प्रॉफिट। क्या निकल गया अपना, प्रॉफिट। सिंपल। इसमें ना बच्चों एक और डाउट आता है, बता देता हूँ। सपोज बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर ना मार्केटिंग ओवरहेड लिखा है, सपोज मान लो यहाँ पर जैसे लिखा है वर्क ओवरहेड, और सपोज लिखा रहता है सर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, तो क्या करते, क्या उसको प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इसको शामिल करते कि नहीं करते, ये भी बच्चे को डाउट आता है। जैसे अब लिखा है ना, हमने निकाला है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हमने कहाँ तक का लिया, यहाँ तक का पोर्शन हमने लिया है। सर बस मान लो ऑफिस एंड ओवरहेड होता, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड होता है, उसको लेते नहीं लेते। दोस्तों क्वेश्चन लिखा रहेगा कि भाई वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसको हम ले लेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया होगा, नहीं किया होगा तो अपने हिसाब से अजम्पशन मान सकते हो। क्लियर है। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कौन सा था ये, 47।